हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? मस्त हैं आप लोग? आज आप एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ इनकम। क्या होता है ये रिटर्न ऑफ इनकम? रिटर्न ऑफ इनकम इज एन स्टेटमेंट ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेस विच यू सबमिटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भाई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो आप अपनी इनकम, अपना टैक्सेस कंप्यूट करके दिखाते हो, वही है रिटर्न ऑफ इनकम। राइट, शॉर्ट में हम इसे कहते हैं आरओआई, रिटर्न ऑफ इनकम। तो व्हाट आर वी गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर कि हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, किसे रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट करनी है। क्या कोई 5,000 रुपए 10,000 रुपए महीने कमाता है तो क्या उसे भी रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है? द आंसर इज नो। तो किन्हें रिटर्न जमा करने की आवश्यकता है ये आप जानेंगे। दूसरा, व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, ये रिटर्न ऑफ इनकम कब तक जमा कर देनी है। किसी भी प्रीवियस ईयर की जो आपने इनकम कंप्यूट की है वो कब तक आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट कर देंगे। राइट, एंड देन द फॉर्म इन विच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। इनकम टैक्स रिटर्न के कई सारे फॉर्म्स हैं और आपको कौन सा फॉर्म भरना है ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन सी इनकम है। कुछ इनकम बड़ी प्लेन और सिंपल होती है, जैसे सैलरी की इनकम। पता है, सैलरी की अगर आपको इनकम आती है तो उसमें कुछ छुप नहीं सकता। ये बात सरकार भी समझती है कि भाई सामने वाले ने आपको पूरा पूरा पैसा दिया है, जो आपकी तनख्वाह है उसमें आप क्या छिपा ही लेंगे। लेकिन अगर आपकी बिजनेस की इनकम है तो ऑब्वियसली देयर इज एन स्कोप ऑफ टैक्स प्लानिंग। आप हो सकता है बहुत सारी रिसिप्ट नहीं दिखा रहे हो, खर्चे बढ़ा के दिखा दे रहे हो। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स जिससे आप अपनी इनकम को एडजस्ट कर रहे हो। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट क्या करती है, फॉर्म को भी उसी तरीके से क्रिएट करती है ताकि आपसे रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन निकलवा पाए। तो सपोज योर इनकम इज अ वेरी प्लेन इनकम, दैट इज सैलरी, इस तरीके की इनकम है तो फॉर्म बड़ा छोटा सा होता है, बड़ी कम इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट आपसे मांगती है। बट इफ यू हैव इनकम लाइक पीजीबीपी इनकम, द ऑब्वियसली द फॉर्म इज लेंदी, ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपसे मांगी जाती है। राइट, तो हम क्या क्या समझेंगे कि किसे रिटर्न जमा करना है, कब तक रिटर्न जमा करना है, किस फॉर्म में रिटर्न जमा करना है। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेक्शन जो आप देखने जा रहे हैं वो है सेक्शन 139(1) एंड दैट इज स्टैट्यूटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ये बताता है मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, किसे रिटर्न जमा करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो मैंने इसमें पहला कॉलम सेक्शन का बनाया है और फिर उसका कंटेंट दिया है। तो ये सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सेक्शन 139(1) स्टैट्यूटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है मैंडेटरी। स्टैट्यूटरी मतलब द स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून। कानून कहता है कि रिटर्न जमा करना पड़ेगा, मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं मैंडेटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न है, आपको रिटर्न जमा करना पड़ेगा। सबसे पहले बात कर रहा है फर्म और कंपनी की। फर्म और कंपनी के रिटर्न जमा करना मैंडेटरी है इररिस्पेक्टिव ऑफ इनकम। आप कितना कमाते हो उससे मतलब ही नहीं है। आंसर कीजिएगा मेरी बात को। एक फर्म है जिसका 5 लाख रुपए का लॉस है, क्या उसे रिटर्न जमा करना है? हाँ, रिटर्न जमा करना है। आप कमाते हो नहीं कमाते हो, कितना कमाते हो कितना नहीं कमाते हो, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर अ फर्म और अ कंपनी यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम मैंडेटरी। ठीक है, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ फर्म, यहां फर्म का मतलब क्या है? फर्म एंड एलएलपी बोथ। ठीक है, तो बेटर आई शुड राइट इट एज फर्म, एलएलपी and company, they have to file their return mandatory. आइए नेक्स्ट देखते हैं। For other, if taxable income before deduction under chapter 6A and capital gain exemption under section 54 के बड़े सारे भाई बहन है, आपको पता ही है। एंड कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, 54B, EC, एक और सेक्शन होता है 54EE, 54F, फिर 54G भी है एक सेक्शन, 54G, GA, GB। कह रहा है इफ टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। व्हाट इज टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है? जल्दी बताइए। टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल इनकम बिफोर डिडक्शन क्या है? वो ग्रॉस टोटल इनकम। तो ग्रॉस टोटल इनकम की बात हुई यहां तक, एंड कैपिटल गेन एग्जेम्पशन भी आपको क्या करना है? एड बैक करना है।
आपको बताना है कि इनकम बिफोर दीज टू आइटम, ठीक है। यानी टोटल इनकम में कह रहा है कि आप डिडक्शन एड बैक कीजिए और क्या एड बैक कीजिए, और कैपिटल गेन की एग्जिम्पशन को एड बैक कीजिए, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन maximum amount not chargeable to tax, then you have to file return of income. And what is the maximum amount not chargeable to tax? Under new slab बात करेंगे तो maximum amount not chargeable to tax is 3 lakh rupees, and if I talk of maximum amount not chargeable to tax under old slab, then it is 2.5 lakh oblique 3 lakh oblique 5 lakh. मैं दोनों बात को एक एक करके समझाऊंगा, पहले हम न्यू स्लैब के हिसाब से ही बात कर लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपकी जो टोटल इनकम है इसमें आप डिडक्शन अगर क्लेम किए हो अंडर चैप्टर 6 से, वो ऐड बैक कीजिए, प्लस कैपिटल गेन की अगर कोई एग्जेम्पशन घटाए हो, कैपिटल गेन एग्जेम्पशन घटाए हो, कौन सा वाला? 54 एंड 54 के भाई बहन वाले, ठीक है। ये जोड़िए, अगर ये अमाउंट जो भी आपका आ रहा है XX, इफ दिस इज ग्रेटर 3 लाख रुपीज, तो यू हैव टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम, देन यू हैव टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी टोटल इनकम 7 लाख रुपए तक भी होती है तो भी टैक्स तो पे नहीं करना पड़ता, रिबेट वगैरह मिल जाता है। 7 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता, लेकिन रिटर्न जमा करना है। हाँ, रिटर्न जमा करना है। रिटर्न जमा करने के लिए क्या नियम है? रिटर्न जमा करने के लिए नियम ये है, टोटल इनकम प्लस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 ए प्लस कैपिटल गेन एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, ये सब मिला के इफ दिस अमाउंट इज ग्रेटर 3 लाख, यू हैव टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। ओल्ड स्लैब की बात करें तो, अच्छा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से मिला ही क्या होगा न्यू स्लैब में? न्यू स्लैब में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से में मिला ही क्या होगा? 3 ही डिडक्शन मिलती है, 80 CCD2, 80 CCH2 और 80 JJAA। तो अगर इनमें से कोई डिडक्शन थी तो एड बैक कीजिए, अगर डिडक्शन मिली ही नहीं है आपको तो क्या एड बैक करेंगे आप? राइट। इनफैक्ट हम इसको, इन दोनों को जोड़ के ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज GTI। तो आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, GTI प्लस कैपिटल गेन की एग्जेम्पशन, इफ दिस अमाउंट इज ग्रेटर 3 लाख, यू हैव टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। राइट। ओल्ड स्लैब की बात करें तो क्या है? GTI ऐसे ही लिख लें, टोटल इनकम प्लस डिडक्शन क्यों लिखे? GTI प्लस कैपिटल गेन एग्जेम्पशन, GTI प्लस कैपिटल गेन एग्जेम्पशन, कौन सा वाला? 54 एंड 54 के भाई बहन। इफ दिस अमाउंट वट एवर इट कम्स इज ग्रेटर 2.5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख, किसके किसके लिए आपको पता ही है, 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए, वेरी सीनियर सिटीजन के लिए, और बाकी ये नॉर्मल के लिए। तो आपको रिटर्न जमा करनी पड़ेगी। चलिए आंसर कीजिए एक एग्जांपल से, इसको पहले समझते हैं। आप आंसर करेंगे इस एग्जांपल को। मान लेते हैं सैलरी, नेट सैलरी है, ग्रॉस सैलरी नहीं है, नेट सैलरी है, 50,000 की डिडक्शन ले चुके हैं, 2,05,000 है। LTCG जो है वो 30,000 रुपए का है। सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिली है, एग्जेम्पशन 54 में यही पूरा 30,000 का, इसलिए LTCG नील हो गया आपका। IOS की इनकम है 60,000 रुपए की, ठीक है, ये हो गया 2,65,000। डिडक्शन भी है अंडर सेक्शन 80C 50,000 रुपए का। अब बताइए न्यू स्लैब, अगर आप मतलब 115 BAC बाय डिफॉल्ट है, तो क्या 115 BAC के हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता है? सेक्शन 115 BAC बाय डिफॉल्ट तो आपको सेक्शन 115 BAC ही फॉलो करना है ना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट न्यू स्लैब मिलता है, क्या आपको रिटर्न फाइल करना है? देखते हैं। ये आपकी GTI है, ठीक है, तो हम लोग सीधे GTI और ATC की डिडक्शन तो होती भी नहीं है, ठीक है। तो TI क्या होगा न्यू स्लैब में? 2,65,000 TI भी है, ठीक है। TI प्लस डिडक्शन, या फिर सीधे बोलिए GTI इज वन एंड द सेम थिंग यहां पे, क्योंकि कोई डिडक्शन है ही नहीं है। तो GTI
प्लस हम लोग ना टीआई प्लस डिडक्शन ऐसे बोलेंगे भी नहीं, जीटीआई बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, ये कितना हो जा रहा है? 2,65,000 प्लस 30,000, 2,95,000। ठीक है, दिस इज लेस देन 3 लाख, ये लेस देन 3 लाख है। नो नीड टू फाइल आरओआई, नो नीड टू फाइल आरओआई। अच्छा, इन केस यू हैव ऑप्टेड, इन केस ऑप्टेड आउट ऑफ सेक्शन 115 बीएसी, अगर सेक्शन 115 बीएसी से ऑप्ट आउट किए हुए हो तो फिर क्या होगा? जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 कितना आ रहा है? ये 2,95,000 आ रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एज कितनी मानते हो आप? लेस देन 60 इयर्स मानते हो। दिस इज मोर देन 2.5 लाख। इफ इट इज मोर देन 2.5 लाख, आरओआई फाइल करना पड़ेगा। यस, नीड टू फाइल आरओआई। आई होप आपको समझ में आ रही है बात। चलिए कोई नहीं, और एग्जाम्पल करिए मेरे साथ आप। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से स्लैब में है, राइट? उसकी एज कितनी है ये भी बताएंगे, फिर उसकी जीटीआई कितनी है ये बताएंगे, एटीसी में कोई डिडक्शन है क्या ये बताएंगे, 54 की एग्जेम्पशन अगर कुछ है तो बताएंगे, और इतने के बेसिस पे आप हमें बताइए आरओआई फाइल करना है कि नहीं, टैक्स पे करना है कि नहीं ये भी बताएंगे। देखिए, आरओआई फाइल करना इज वन थिंग, टैक्स पे करना इज अनदर थिंग। स्लैब न्यू वाला है, ठीक है, एज 65 ईयर्स है, रुकिए, एज 85 ईयर्स है, ग्रॉस टोटल इनकम 2,80,000 है, एटीसी की कोई डिडक्शन तो मिलती ही नहीं है न्यू स्लैब में, सेक्शन 54 की जो एग्जेम्पशन है वो है 30,000 रुपया। आरओआई फाइल करना होगा। जीटीआई आती कैसे है? सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन तो क्लेम कर लिया होगा ना पहले ही, कैपिटल गेन से ही वो क्लेम कर लिया होगा। तो जीटीआई में ये एग्जेम्पशन ऑलरेडी क्लेम हो चुका है, 30,000 रुपया एड बैक कीजिए, 2,80,000 प्लस 30,000, 3,10,000 रुपया हो गया। न्यू स्लैब में 3 लाख रुपए के ऊपर अगर जीटीआई प्लस 54 की एग्जेम्पशन है तो आपको आरओआई फाइल करना पड़ेगा। करिए फाइल, टैक्स पे करना पड़ेगा यार। जीटीआई 2,80,000 रुपया है, ठीक है, कोई डिडक्शन नहीं भी है तो टीआई 2,80,000 है, कोई टैक्स पे नहीं करना है, टैक्स नहीं आएगा पेमेंट। ये टैक्स पेमेंट वाली बात मैंने क्यों यहां इंक्लूड कर दी? मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं? 139(1). अच्छा, ये सारा पूरा का पूरा चैप्टर आपको सेक्शन के साथ याद रखना है। हाँ, पूरा चैप्टर के सारे सेक्शन याद रखने हैं, बार बार मेरे साथ साथ बोलते जाइए। 139(1) क्या है? 139(1) दो चीजें बताता है, किसको रिटर्न फाइल करनी है और कब तक फाइल करनी है। ड्यू डेट भी इसी के अंदर आता है, राइट? किसको रिटर्न फाइल करनी है और कब तक फाइल करनी है, दोनों बात इसी में आती है, सेक्शन 139(1) में। लेकिन रिटर्न जिसको जमा करना है, इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता चल जाए कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रिटर्न जमा कर रहे हैं लेकिन टैक्सेस जमा नहीं करना है, नहीं करना इसको टैक्सेस। अच्छा, एज से यहां फर्क पड़ता है क्या? न्यू स्लैब में, न्यू स्लैब में एज से फर्क नहीं पड़ता, ये सब ओल्ड स्लैब में फर्क पड़ता था। यही अगर मैं ओल्ड स्लैब की बात करूं, 85 ईयर्स है, 2,80,000, ठीक है, एटीसी के डिडक्शन भी है, मान लीजिए 50,000 रुपया, 30,000 रुपया 54 का एग्जेम्पशन है। अब बताइए आरओआई फाइल करनी है, आप जीटीआई प्लस 54 का एग्जेम्पशन करेंगे 3,10,000 हो जाएगा। 80 साल से ऊपर का है, 5 लाख रुपए की एग्जेम्पशन लिमिट है, ये 3,10 ही हो रहा है। आरओआई फाइल नहीं करना? अरे आरओ फाइल नहीं करना तो टैक्स तो पे नहीं करना है। बताइए, ओल्ड स्लैब में है, 65 ईयर्स है, 2,80,000, मान लो 50,000 ये भी, 30,000 रुपया, आरओआई फाइल करना है,
3 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट होती है, यहाँ 3,10,000 रुपया हो रहा है, आरओआई फाइल करना है, रिटर्न टैक्स पे करना होगा क्या? नहीं, 5 लाख रुपए। ओल्ड स्लैब में 5 लाख तक टैक्स नहीं देना होता है, रिबेट वगैरह लेके 5 लाख रुपए तक की टैक्सेस नील हो जाती है, ठीक है। और न्यू स्लैब में 7 लाख रुपए तक टैक्सेस नील हो जाता है, तो टैक्स पे तो नहीं करना है इसको। ठीक है, और टीआई देखते हैं यहां पे टैक्स पेमेंट के लिए ना, टोटल इनकम देखना, जीटीआई मत देखना। बताइए, ओल्ड स्लैब में है, 45 ईयर्स का बंदा है, 1,50,000 जीटीआई है, एटीसी में 50,000 है, 54 का एग्जाम्शन 30,000 है। आरओआई फाइल करना है, जीटीआई प्लस 54 का एग्जाम्शन 180 होता है, 2.5 लाख रुपए लिमिट है, नहीं करना, टैक्स भी पे नहीं करना। ठीक है, ओल्ड स्लैब का बंदा है, 40 साल का है, 5 लाख रुपया जीटीआई है, एटीसी में 1 लाख रुपए की डिडक्शन है, 54 का एग्जिम्शन भी है इसके पास 50,000 रुपए का। जल्दी बताइए, आरओआई फाइल करनी है, जीटीआई प्लस 54 का एग्जाम्शन 5,50,000 रुपया, इसका स्लैब कितना है? 2.5 लाख रुपया, आरओआई फाइल करनी है। टैक्स पे करना होगा क्या? जीटीआई 5 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए एटीसी में डिडक्शन ले लेगा तो 4 लाख रुपए की टोटल इनकम आएगी। 4 लाख की टोटल इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता, 5 लाख रुपए तक रिबेट वगैरह मिला के नील हो जाता है टैक्सेस। ठीक है, न्यू स्लैब है, 40 ईयर का बंदा है, 6 लाख रुपए ये है, न्यू स्लैब में एटीसी मिलना ही नहीं है, 54 की एग्जेम्पशन 1 लाख रुपया है। आरओआई फाइल करनी है, जीटीआई प्लस 54 का एग्जेम्पशन 7 लाख रुपया हो गया मिला के। आरओआई फाइल करनी है, हाँ 3 लाख के ऊपर फाइल करनी होती है, जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन मिला के। तो आरओआई फाइल करनी है, टैक्स पे करना है क्या? जीटीआई 6 लाख रुपए की है, अगर मान ली डिडक्शन नहीं भी है कोई भी और दूसरा, तो भी टोटल इनकम 6 लाख रुपए की हो गई। 6 लाख रुपए की इनकम पे कोई टैक्स नहीं आएगा, 7 लाख रुपए तक डील हो जाता है न्यू स्लैब में, कोई टैक्स नहीं है। क्लियर है सबको? चलिए, अगर ये क्लियर है तो अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए। इज इट मैंडेटरी टू फाइल आरओआई? नंबर 1, firm having profit of 1 lakh. Number 2, firm having loss of 5 lakh. Number 3, individual having income of 8 lakh. Fourth, individual having loss of 8 lakh. फर्म का प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। फर्म के लिए, कंपनी के लिए मैंडेटरी होता है, करना पड़ेगा, मैंडेटरी है इनके लिए। फर्म में लॉस ऑफ 5 लाख तो भी मैंडेटरी है, करना पड़ेगा। इंडिविजुअल इनकम 8 लाख रुपए की है, 3 लाख रुपए के ऊपर अगर आपकी जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन होती है तो करना पड़ेगा। हम तो सीधे इनकम बता रहे हैं, अगर ये टोटल इनकम है तो 8 लाख रुपए, तो जीटीआई वगैरह तो और ज्यादा ही होगी, तो ऑब्वियसली 3 लाख से ज्यादा है, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इंडिविजुअल हैविंग लॉस ऑफ 8 लाख रुपीज, 8 लाख रुपए का घाटा है, इसको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। जल्दी बताइए, घाटा है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, नो, इट इज नॉट मैंडेटरी टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। अगर आपका जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन इज ग्रेटर 3 लाख ओनली, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, इज नॉट। तो लॉसेस में आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है, ध्यान दीजिए, मैंडेटरी नहीं है ये कह रहे हैं। लेकिन क्या आपने सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में ये बात पढ़ी है कि अगर आपने रिटर्न फाइल की है तभी लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होते हैं? यस, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। ये जो 8 लाख रुपए का घाटा दिख रहा है, ये कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो पाएगा अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करेंगे।
तो इसे कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं समय पे। ठीक है, देखिए उसमें तो था कि रिटर्न समय पे फाइल होना चाहिए, अब फाइल ही नहीं होगा, समय बेसमय आप तो फाइल ही नहीं कर रहे हो ना, तो कैरी फॉरवर्ड कैसे होगा? अगर हमने घाटा हुआ है, अगर हम ये सरकार को बताएंगे नहीं, तो घाटा कैरी फॉरवर्ड कैसे कराएगी सरकार? ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि नो बट टू कैरी फॉरवर्ड लॉस रिटर्न नीड टू बी फाइल्ड, आरओआई नीड टू बी फाइल्ड। ये बात समझ में है? मैंडेटरी नहीं, आप मत जमा करिए, कोई आपको नहीं बोलने आ रहा है, बस आपका लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा, आगे जाके एडजस्ट नहीं हो पाएगा, आपको कैरी फॉरवर्ड कराना है, आप क्या कीजिए, रिटर्न फाइल कीजिए। ठीक है, अब यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, हुआ है कि नहीं बताइए आपकी? आगे देखिए, इंडिविजुअल हु डिपॉजिटेड 1 करोड़ और मोर इन करेंट अकाउंट। देखिए अगर आपका जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन मिला के 3 लाख रुपया है, तो हम क्या सीधे सीधे बार बार जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन, जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन इतना बोलने से अच्छा सीधे बोलें कि अगर आप 3 लाख रुपया कमाते हो, तो समझ जाना कमाने का मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन की बात कर रहा हूं। अगर आप 3 लाख रुपया कमाते हो, मिनिमम 3 लाख रुपया कमाते हो, तो आपको रिटर्न फाइल करना है। ठीक है, हालांकि ओल्ड स्लैब अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया 115 बीएससी से, तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर ही रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आप 3 लाख रुपया से ज्यादा कमाते हो, 3 लाख रुपया से ज्यादा कमाते हो, देन यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, एग्जैक्ट 3 लाख पे भी नहीं करना, एग्जैक्ट 3 लाख पे भी नहीं करना, एक क्वेश्चन इस पे भी बना दे, न्यू स्लैब 40 जीटीआई 2.5 लाख, एग्जेम्पशन 50,000, एग्जैक्ट 3 लाख हो गया, जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन, रिटर्न फाइल नहीं करना है। ठीक है, 3 लाख से ज्यादा होना चाहिए। देखिए अगर आपके खाते में करंट अकाउंट में साल भर में 1 करोड़ या उससे ज्यादा जमा हुआ है, तो सरकार कहती है आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। एक्चुअली में देखिए सरकार क्या सोच रही है, कह रही है यार ये कौन सा बंदा है जिसके खाते में करंट अकाउंट में साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा जमा हुआ है। अच्छा ये कैसे जमा हुआ है? आपके कस्टमर्स ने एक पेमेंट की है ऑनलाइन, वो पैसा है, आपने चेक से पैसा आया था वो जमा किया है, कैश जमा किया है, वॉटेवर, पूरे साल भर में आपके करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा जमा हुआ है, तो सरकार के लिए तुम रिटर्न जमा करो। सरकार ये समझना चाहती है कि भाई जिसके खाते में साल भर में 1 करोड़ रुपया आया है, वो क्या 3 लाख रुपया भी नहीं कमा पाया? क्योंकि अगर आप 3 लाख रुपया या उससे ज्यादा कमाए हो, तो ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से आपको रिटर्न फाइल करना है। तो बहुत सारे लोग इससे बच जाते होंगे कि भाई वो कहते हैं मेरी इनकम 3 लाख रुपया भी नहीं है। तो सरकार कह रही है सुनो, जिनकी 3 लाख रुपए नहीं है उनके लिए अब बात कर रहे हैं। अगर तुम्हारे खाते में 1 करोड़ रुपया साल भर में या उससे ज्यादा साल भर में आया है, तो आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि सरकार को डाउट हो रहा है, सरकार कह रही है ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी के खाते में 1-1 करोड़ रुपया आ जा रहा है और उसके बाद भी 3 लाख रुपया भी ये साल का नहीं कमा रहा है, इसलिए रिटर्न फाइल कराई जा रही है। चलिए एक बात समझिएगा, सरकार क्या चाहती है कि आप रिकॉर्ड पे आए। अगर आप अपनी इंफॉर्मेशन देते हो ना, तो सरकार उसको स्क्रूटनाइज करके आपकी इनकम जानने की कोशिश करती है कि भाई एक्चुअल में कितनी होगी। मैं आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूं, आप 50 लाख रुपया कमाते हो ना और अपनी इनकम 20 लाख रुपया दिखाओगे, सरकार पकड़ लेगी। आप रिटर्न 20 लाख रुपए की जमा करेंगे, चांसेस है कि आप पकड़े जाएंगे, सरकार गलती निकाल लेगी कहां गड़बड़ है और आपकी इनकम 50 लाख रुपया है। मेरी इनकम 50 लाख नहीं 60 लाख रुपया और हम रिटर्न ही जमा नहीं करते हैं, सरकार नहीं पकड़ पाएगी हमको, उसको पता ही नहीं चलेगा मेरे बारे में। तो पता है फंसता कौन है? जो रिटर्न जमा करता है। यही तो सरकार कर रही है आपसे, कह रही रिटर्न जमा करो। तुम 1 ही लाख, जैसे एक बंदा है कह रहा है कि हम 1 ही लाख कमाते हैं इसलिए रिटर्न जमा नहीं कर रहे हैं, सरकार कह रही है 1 करोड़ रुपया तुम्हारे खाते में आया था। मैंने कहा हाँ 1 करोड़ रुपया आया था, कि रिटर्न जमा करो। अच्छा 1 ही लाख रुपया लिख के जमा करो, बताओ जरा सा, तुम अपनी रिटर्न जमा करो, जितना इंफॉर्मेशन फॉर्म में मांगे उतना दो, और उतने से ही सरकार पकड़ लेगी कि तुम्हारी इनकम ज्यादा है।
अगर ज्यादा होगी तो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप रिकॉर्ड पे आए। मैं आपको बताता हूं कि मोटा मोटी डाटा क्या है आज का। हमारे देश की जनसंख्या जो है वो 140 करोड़ के पार है, जिसमें से तकरीबन हमारे देश में 8 करोड़ के आसपास रिटर्न फाइल होती है, और वो 8 करोड़ रिटर्न भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, पूरा देख नहीं पा रहा है। मैं आपको बताऊं, जो इनकम टैक्स रिटर्न पूरा फुल चेक किया जाता है ना, वो मोटा मोटी 3% होता है। यानी 8 करोड़ का 3% रिटर्न को ही स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, बढ़िया से देखा जा रहा है। बाकी 97% रिटर्न तो जो आपने जमा किया वही मान ले रही है सरकार, यानी वही नहीं प्रोसेस कर पा रही है। तो जो हमारे देश के लोग हैं जो अपनी इनकम के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे सरकार को, सरकार उनको पकड़ भी पाएगी? नहीं पकड़ पाएगी। अब आते हैं दूसरे पहलू पे, क्योंकि आप तो बड़े निश्चिंत हो गए होंगे कि फिर इतना कानूनी क्यों चल रहा है, तो सभी लोगों को रिटर्न नहीं फाइल करना चाहिए। नहीं, सरकार ने बहुत सारे पैरामीटर्स चेक्स लगा रखे हैं। खट खट उससे पता चल जाता है कि आपकी इनकम कितनी है, उसके लिए भी। ठीक है, लेकिन उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर पाती है सरकार। सरकार एक्चुअल में तो यही चाहती है कि आप खुद ही से बताओ, राइट। और वो सब पैरामीटर और चेक्स भी पता है क्यों लगाई हुई है? डराने के लिए आपको, कि आपको डर लगेगा और खट से आप अपनी रिटर्न जमा कर दोगे। बहुत सारे पैरामीटर्स है। अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 10, उसको कहा जाता है एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, AIR। गवर्नमेंट ना बहुतों से AIR मंगवाती है, जिससे आपकी इंफॉर्मेशन पता चलती है सरकार को। जैसे बैंक को कहती है कि अगर सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया से ज्यादा साल भर में जमा हुआ है तो उसकी इंफॉर्मेशन हमको दे दो, राइट। तो अगर आपके सेविंग बैंक अकाउंट में साल भर में 10 लाख रुपया से ज्यादा जमा होगा तो आपकी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंच गई है, और आप चतुर बन रहे हो कि हम तो कुछ बताते ही नहीं है किसी को कितना कमाते हैं। आपके खाते में साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन पहुंच गई है। आप और चतुर बनोगे, आप कहोगे मेरी तो बैंक मैनेजर के साथ सेटिंग है, हम उसको बोल देंगे कि यार मेरी इंफॉर्मेशन मत भेजना, जो स्टेटमेंट तैयार करके भेजोगे कि 10 लाख से ज्यादा जमा, उसमें मेरा नाम काट देना। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। पता है, ये सॉफ्टवेयर बैंक, एक्चुअली ये एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है बैंक में, राइट। और इंफॉर्मेशन बैंक को बनानी नहीं पड़ती है, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक बनाता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑटोमेटिक भेज देता है। यानी वो मैनेजर को मेल भी नहीं करना होता है। आप ये मत सोचिएगा कि इंफॉर्मेशन बनानी है और देनी है, ना बनानी है ना देनी है। बनाने का काम भी ऑटोमेटिक हो रहा है वो इंफॉर्मेशन, और भेजने का काम भी ऑटोमेटिक हो रहा है। अपने आप इंफॉर्मेशन क्रिएट होती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पहुंच भी जाती है। ऐसा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, इनबिल्ट है बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में। कुछ आइडिया लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो गवर्नमेंट अपना प्रयास कर रही है कि भाई हम इंफॉर्मेशन डाटा कलेक्ट करते जा रहे हैं जहां जहां डाउट है। अब ये मतलब नहीं है कि आपका 10 लाख रुपया सेविंग बैंक अकाउंट में जमा हुआ है तो इसका मतलब है कि आप कमाए ही होगे 3 लाख रुपए से ज्यादा, ये मतलब नहीं है। लेकिन सरकार कह रही है यार डाटा कलेक्ट करो, यहां डाउट है, यहां पे हो सकता है वो 3 लाख से ज्यादा कमाया है। और क्या, अगर आप 30 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, जमीन खरीदोगे, मकान खरीदोगे, तो रजिस्ट्री कराने जाते हो, रजिस्ट्रार से इंफॉर्मेशन सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है। तो भैया जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन तो अगर हम कमाए हैं और सरकार को नहीं बता रहे, तो वो पैसा कहीं ना कहीं तो खर्च हो रहा होगा। तो वो हमारे खर्च के बेसिस पे सरकार को इंफॉर्मेशन मिल रही है। हम विदेश यात्रा करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सरकार को पता चल जाता है। आप चतुर बन रहे हो ना कि हम तो पैसा कमाए, धीरे से खर्चा भी कर दिए, हम अपनी रिटर्न जमा नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। क्या गवर्नमेंट इतना एक्शन ले रही है? आंसर इज नो। अभी बहुत कुछ नहीं, ऑटोमेटेड क्या होती है, नोटिस बन रही हैं, भेजी जा रही हैं। लेकिन बहुत सारी चीज गवर्नमेंट का प्लान होता है कि ठीक है आज नहीं कर रहे हैं तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन तो है ना मेरे पास, और वो बंदा इंडिया में ही तो है, कोई नहीं 4 साल बाद दबोचेंगे उसको। डाटा आने दो, आने दो, डाटा आने दो। अभी पता चल गया है ना, जमीन की रजिस्ट्री कराया है, बोल रहा है कि इनकम नहीं कमाते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे पकड़ेंगे। तो डिपार्टमेंट की जितनी हैसियत है, मतलब जितनी औकात है काम करने की, उस हिसाब से काम हो रहा है। लेकिन डाटा कलेक्शन और तेजी से हो रहा है कि गवर्नमेंट बाद में इस पे एक्शन ले लेगी, डाटा तो कलेक्ट करते रहे। तो देखिए, अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आपके खाते में आया है करंट अकाउंट में, तो सरकार कह रही है यू हैव टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। आगे देखिए, इंडिविजुअल हु इंकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 2 लाख और मोर ऑन फॉरेन ट्रेवल, अब विदेश घूमने गए थे और 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किए हो, और सरकार को बोलते हो कि हम 3 लाख रुपए भी नहीं कमाते हैं,
सरकार जानना चाहती है कि भाई ये कौन सा बंदा है जो 3 लाख रुपया भी साल का नहीं कमाता है और 2 लाख रुपया विदेश यात्रा में खर्चा कर देता है। कह रही है रिटर्न भरो। भरो, तुम 1 लाख कमाते हो, 2 लाख रुपया विदेश यात्रा में खर्चा करते हो ना, तुम रिटर्न भरो, बताओ हमको, लिख के दो, आने दो, इंफॉर्मेशन आने दो। गवर्नमेंट रिकॉर्ड कलेक्ट कर रही है, फिर आए रिटर्न तो आए, फिर बताएंगे इसको कितना कमाता है। ये लगाएंगे स्क्रूटनी, एक एक चीज इसका देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कितना कमाता है। दिस व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग। इंडिविजुअल हु इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 1 लाख और मोर ऑन इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, अगर आपकी बिजली बिल, ये सब ध्यान से देख लीजिए, अगर आपकी बिजली बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा आती है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। साल की 1 लाख रुपए से ज्यादा आती है, क्योंकि सरकार मानने को तैयार नहीं है कि जो साल में 3 लाख रुपया कमाता नहीं है उसके घर का बिजली बिल 1 लाख रुपए से ज्यादा कैसे आ सकता है, राइट। तो देखिए खर्चे के बेसिस पे गवर्नमेंट समझ जाइए ज्यादा कमाता होगा यार, विदेश यात्रा में 2 लाख रुपए से ज्यादा खर्चा किया, कमाता होगा। बिजली बिल इसका 1 लाख रुपए से ज्यादा आ जाता है साल का, कमाता होगा बढ़िया। इससे पकड़ रही है गवर्नमेंट, कुछ कह नहीं रही है, बस कह रही है रिटर्न फाइल करो भाई। तुम 3 लाख, क्योंकि अगर आप 3 लाख रुपए आपका जीटीआई प्लस एग्जेम्पशन है, तब तो आप पॉइंट नंबर 2 के हिसाब से रिटर्न फाइल कर ही दियोगे। आप यहां से बच गए हो तो सरकार पकड़ने का रास्ता बना रही है। नेक्स्ट, any resident who is otherwise not required to furnish a return of income will be required to furnish a return if he has any asset located outside India। अगर आप किसी भी रीजन की वजह से रिटर्न फाइल नहीं करना है, मतलब आप 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाते नहीं हो, करंट अकाउंट में इतना पैसा आया नहीं है, कोई भी रीजन नहीं है रिटर्न फाइल करने का, लेकिन कह रहा है इफ यू हैव एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, आपके पास इंडिया के बाहर कोई एसेट है। मेरे पास लंदन में एक फ्लैट है, गवर्नमेंट कह रही है देखो भाई कितना गरीब आदमी है, 3 लाख रुपए भी नहीं कमाता है लेकिन लंदन में फ्लैट है इसके पास। कह रही है गरीब आदमी अपना रिटर्न जमा कर दो, जो भी तुम 25-50 हजार रुपए कमाते हो साल का, लिख के दे दो बस। कह रही है लिखे तो ये गरीब आदमी, फिर इसकी बैंड बजाएंगे अच्छे से। ठीक है, गरीब कितना है देखो, 3 लाख भी नहीं कमाता है, फ्लैट लंदन में भी रखा है। इफ यू हैव एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया यू हैव टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम, मैंडेटरी है। फिर कह रहा है इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी। फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी मतलब किसी बिजनेस में आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, यानी विदेश में धंधा चल रहा है। गवर्नमेंट कह रही कितना गरीब आदमी है, ठीक है, देश के बाहर भी धंधा कर रहा है, ठीक है, कमाता कुछ नहीं है। कह रही कोई बात नहीं, तुम 10 ही हजार कमाते हो ना, बड़ी गरीब आदमी हो, 10 ही हजार रुपए कमाते हो साल का, रिटर्न जमा करो अपनी, अगर तुम्हारा विदेश में धंधा है, बिजनेस है। इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट, मतलब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो, प्रोप्राइटर हो, व्हाटएवर, if you have any financial interest in any business entity outside India, then you have to file your return of income. Or has signing authority in any account located outside India. इंडिया के बाहर के किसी अकाउंट में, बैंक अकाउंट की बात हो रही है, उसमें आप साइनिंग अथॉरिटी हो, मतलब आपका खाता है, मतलब आप स्विस बैंक में खाता खोले हुए हो, ठीक है। तो सरकार हमारी कह रही है वाह रे गरीब आदमी, कितना गरीब है बेचारा, पूरे देश की बैंक कम पड़ गई, ये विदेश जाके खाता खोल लिया। कमाते कितना हो, कमाते हो बस 40-50 हजार रुपया साल का, और खाता कहां खोल रहे हो, स्विस बैंक में जाके खोल रहे हो। क्या बात है भाई, इस गरीब आदमी की रिटर्न तो जरूर आनी चाहिए, सरकार कह रही है। ऑब्वियसली आप रिटर्न फाइल नहीं किए हो, इसका मतलब क्या है कि आप 3 लाख रुपया भी नहीं कमाते हो साल का, यही ना कह रहे हो। तो सरकार कह रही है कि ठीक है तुम कुछ नहीं कमाते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास विदेश में खाता है, बैंक का खाता विदेश में खोल रखे हो, तो यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम, राइट। मैं स्विस बैंक गया हुआ हूं, ठीक है, स्विस बैंक के अंदर नहीं, मेरा कोई खाता आता नहीं है, स्विस बैंक के बाहर राइट। मैंने स्विस बैंक के बाहर पोस्ट देके फोटो खिंचाई थी व्हेन आई वेंट टू स्विट्जरलैंड। बड़ा शौक होता है सबका स्विस बैंक देखें भाई, ठीक है, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि भाई देश के जितने बड़े बड़े लोग हैं सब अपना काला धन कहां रखते हैं, स्विस बैंक में रखते हैं। नेक्स्ट उसके बाद देखिए, इफ इज टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट एज द केस में बी इन द बिजनेस एक्सीड 60 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपकी सेल्स टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट व्हाटएवर, टर्नओवर सीधे बोलते हैं, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। जिस प्रीवियस ईयर में आपके बिजनेस का टर्नओवर 60 लाख रुपए से ज्यादा था, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, भले कुछ ना कमाए हो। समझ में आ गई बात। तो कुछ लोगों से रिटर्न गवर्नमेंट फाइल करा रही है। ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रोफेशन एक्सीड्स 10 लाख,
अगर आप बिजनेस करते हो तो 60 लाख रुपए से ज़्यादा टर्नओवर था, ठीक है। अगर आप प्रोफेशन में हो, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आप प्रोफेशन में हो और 10 लाख रुपए से ज़्यादा आपकी रिसिप्ट है, तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। देखिए प्रोफेशनल का है ना, खर्चे ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि हम कोई माल खरीद के तो बेच नहीं रहे हैं, ठीक है। तो मेरी पर यूनिट कोई कॉस्ट नहीं होती। प्रोफेशनल तो सर्विस देता है, जो आता है मोटा मोटी इनकम ही होती है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑफिस एक्सपेंसेस। तो इसलिए यहाँ पे प्रोफेशनल के लिए कि भाई 10 लाख रुपए की रिसिप्ट आती होगी तो 3 लाख रुपए तो कमा ही लेता होगा। जबकि मैं बताऊं आपको कि अगर एक प्रोफेशनल की रिसिप्ट 10 लाख रुपए है तो मोटा मोटी 6 लाख रुपए कमाता है। 40% से ज्यादा प्रोफेशनल्स के खर्चे नहीं होते। एक एवरेज डाटा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कह रही है भाई 10 लाख रुपए पे, एवरेज डाटा भी कहता है 6 लाख रुपए 10 लाख रुपए पे लोग कमा लेते हैं। ये कौन बंदा है जो कह रहा है 10 लाख रुपए पे भी 3 लाख नहीं कमा पा रहा है? तो 10 लाख रुपया से ज्यादा अगर आपकी प्रोफेशनल रिसिप्ट है तो आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। If the aggregate of TDS and TCS during the previous year in the case of person is 25,000 or more, देखिए आपको ये बात पता है कि जब भी कोई मुझे इनकम देता है ना तो वो TDS काट लेता है, ठीक है, और फिर मुझे बैलेंस पेमेंट करता है। तो अगर मेरा 25,000 रुपए से ज्यादा TDS कटा हुआ है तो सरकार कह रही है मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि मेरा अगर 1 रुपया भी TDS कटा हुआ है तो मैं रिटर्न फाइल करूंगा। मैं रिटर्न फाइल करूंगा तभी तो मुझे TDS का क्लेम मिलेगा। जैसे मान लीजिए TDS क्या है, मेरा एडवांस टैक्स है जो कोई और काट के जमा कर दे रहा है सरकार को। मेरा TDS मान लीजिए 5,000 रुपए कटा हुआ है, लेकिन मेरी इनकम पे टैक्सेस नहीं ला रहा है, तो मैं तो अपनी रिटर्न जमा करूंगा। मैं कहूंगा मेरे इनकम पे टैक्सेस है नील, मेरा TDS 5,000 रुपए कटा हुआ है, सरकार मुझे वापस दीजिए। सरकार रिफंड देती भी है। अगर आपके TDS आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा हो गया तो आपको रिफंड मिल जाएगा, क्योंकि बैंक के ब्याज पे मेरा तो TDS कट रहा है। मेरी इनकम तो भाई 3 लाख रुपए से कम है, मेरी इनकम तो 3 लाख रुपए से भी कम है, ठीक है। तो मेरा तो टैक्स बनता नहीं है, तो मुझे वो वापस से रिफंड मिलना चाहिए। तो रिफंड लेने के लिए तो मैं रिटर्न वैसे भी फाइल करूंगा, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी नहीं है, आप रिटर्न मत फाइल करिए, आपका TDS डूब गया, आपको नहीं मिलेगा। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मेरा 1,000 रुपए का भी TDS कटा है तो मैं रिटर्न फाइल करूंगा, लेकिन मैंडेटरी कब है? अगर 25,000 रुपया से ज्यादा TDS कटा हुआ है आपका, 25,000 और मोर, 25,000 या उससे ज्यादा, तो सरकार कह रही है रिटर्न फाइल करो। और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 से ज्यादा TDS कटा है तब रिटर्न फाइल करने की जरूरत है। मतलब इफ यू आर नॉट अ सीनियर सिटीजन और 25,000 रुपया या उससे ज्यादा TDS कटा है, फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। इन केस यू आर सीनियर सिटीजन, 50,000 या उससे ज्यादा TDS कटा हुआ है, देन यू हैव टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। प्रैक्टिकल बात यह है कि मेरा 1 रुपए का भी TDS कटा है, देन आई फाइल माई रिटर्न ऑफ इनकम सो दैट आई कैन क्लेम रिफंड, अदरवाइज मेरा रिफंड चला जाएगा। The deposit in one or more saving bank account of a person in aggregate is 50 lakh or more during the previous year. करेंट अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज्यादा जमा करने पे आपको क्या करना था? रिटर्न फाइल करना था। सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा हुआ है तो आपको रिटर्न जमा करना है। अच्छा, कुछ बच्चे यही सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने एक सेविंग बोला था कि 10 लाख रुपया से ऊपर सेविंग बैंक अकाउंट में जमा है तो आपकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। तो सर 10 लाख की लिमिट है कि 50 लाख? अरे बेटा, आपको सरकार कह रही है 50 लाख से ज्यादा जमा हुआ है तो रिटर्न फाइल करो। हालांकि सरकार के पास इंफॉर्मेशन है अगर आपने 10 लाख से भी ज्यादा जमा किया है, क्योंकि बैंक से जो डाटा मंगाती है वो 10 लाख रुपए के ऊपर का ही मंगा लेती है। राइट, आपको रिटर्न 50 लाख पे कह रही है, ठीक है। तो सर एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे डाटास भी देखे जाते हैं। अच्छा, सेविंग बैंक अकाउंट में जमा हुआ है लेकिन और कोई चीज ऐसी नहीं दिख रही है, अगर वो सेविंग बैंक अकाउंट में भी इंफॉर्मेशन ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पहुंची, फिर देख रही है जमीन की रजिस्ट्री हुई है 30 लाख रुपए से ऊपर की, ये भी इंफॉर्मेशन पहुंची, अब कुछ और इंफॉर्मेशन भी पहुंची, तो अब लग रहा है नहीं भाई इसकी तो इनकम है। तो दैट इज डाटा कलेक्शन। वो डाटा कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, उसके बेसिस पे समझने की कोशिश करेगी कि व्हाट इज योर इनकम, राइट। तो इन सभी को मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, याद रहेगा आपको। तो हम फिर से बता देते हैं, फर्म, LLP, कंपनी मैंडेटरी, बाकी लोगों के लिए GTI प्लस सेक्शन 54 और उसके भाई बहन वाली एग्जेम्पशन मिला के ग्रेटर जो भी स्लैब होता है जहां तक टैक्स नहीं लगता, जैसे कि 3 लाख की न्यू स्लैब और पुराने स्लैब में 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, अगर इससे ज्यादा है तो यू हैव टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। फिर उसके बाद 1 करोड़ से ज्यादा करंट अकाउंट में जमा हुआ है, 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा आप फॉरेन ट्रेवल में खर्चा किए हो, 1 लाख या उससे ज़्यादा आपकी बिजली बिल आती है, आप
इंडिया के बाहर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, एसेट है, इंडिया के बाहर आपका कोई बिजनेस है, इंडिया के बाहर आप कोई खाता खोल के बैठे हो, 60 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का 60 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्नओवर है आपका बिजनेस में, 10 लाख रुपए से ज़्यादा की रिसिप्ट है प्रोफेशन में, आपका 25,000 रुपया या उससे ज़्यादा का टीडीएस कटा हुआ है, सीनियर सिटीजन हो, 50,000 रुपये या उससे ज़्यादा का टीडीएस कटा हुआ है, और अगर सेविंग बैंक अकाउंट में 50 लाख रुपया या उससे ज़्यादा जमा हुआ है तो आपको रिटर्न जमा करनी पड़ेगी, मैंडेटरी आपके लिए। नाउ कमिंग टू ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न, रिटर्न कब तक जमा करना है, कब तक जमा करना है। तो प्रीवियस ईयर एंड होने के बाद, ठीक है, जो 31 जुलाई आता है, जैसे अगर हम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न की बात करें तो नॉन ऑडिट वाले में, जिसमें ऑडिट नहीं होनी है, ऑडिट कब होती है, सब आपने पढ़ा है पीजीबीपी में कि आपका टर्नओवर इतने से ज्यादा है, देन यू हैव टू गेट योर अकाउंट्स ऑडिटेड। लेकिन अगर ऑडिट नहीं करानी है तो आपकी रिटर्न जमा होती है 31 जुलाई तक, ठीक है। और अगर आपकी ऑडिट होनी है तो आपको ज़्यादा समय दिया जाता है, क्योंकि पहले आपके अकाउंट्स को चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, चेक करेगा, तब जाके आप अपनी रिटर्न फाइल कर पाओगे, तभी तो इनकम पता चलेगी। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल जाता है, आपको 31 अक्टूबर तक का समय मिल जाता है रिटर्न जमा करने का, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर अगर हम 23-24 के लिए बात करें, असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए, तो प्रीवियस ईयर 23-24 31 मार्च 24 को खत्म हुआ, इसकी रिटर्न जमा कब तक होगी, 31 जुलाई 2024, और ऑडिट वाले केस में 31 अक्टूबर 2024। समझ में आ रहा है? तो 31 अक्टूबर 31 जुलाई 2024 ये कब आएगा, असेसमेंट ईयर 24-25 के अंदर ये डेट आ रही है, 24-25 के अंदर ये डेट है, तो ये असेसमेंट ईयर इसीलिए 24-25 को कहते हैं। तो व्हेनेवर द प्रीवियस ईयर इज एंडिंग, उसके बाद 31 जुलाई, 4 महीने नॉन ऑडिट केस में मिलता है, ऐसे याद रख लीजिए रिटर्न जमा करने के लिए। मार्च में खत्म हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना, और अक्टूबर क्या महीना होता है, 7 महीना, ठीक है। तो ऑडिट वाले केस में 7 महीने का समय है, नॉन ऑडिट केस में 4 महीने का समय रिटर्न फाइल करने का। इजी होता है याद करना, ठीक है। अच्छा, अगर एक फर्म की ऑडिट हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, फर्म की ऑडिट हो रही है तो उसका जो वर्किंग पार्टनर है, उसको भी रिटर्न जमा करने की डेट 31 अक्टूबर मिलती है। अब आप कहेंगे ये क्यों? क्योंकि वर्किंग पार्टनर की, हम फर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्किंग पार्टनर के लिए बोल रहे हैं 31 अक्टूबर। जो फर्म जिसकी ऑडिट हो रही है उसको तो 31 अक्टूबर मिलेगा, उस फर्म के पार्टनर को, वर्किंग पार्टनर को भी 31 अक्टूबर तक का डेट मिल जाएगा। क्यों? बेटा ध्यान से समझिएगा, जो फर्म के वर्किंग पार्टनर्स होते हैं इनको रेम्यूनरेशन दी जाती है, और रेम्यूनरेशन किस पे बेस्ड होती है, बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म पे, ठीक है। बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म कब पता चलेगा कि सही क्या है, जब ऑडिट वगैरह हो चुकी है, यानी फर्म की ऑडिट हो जाएगी तभी पार्टनर का रेम्यूनरेशन कितना पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होगा ये पता चलेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर रेम्यूनरेशन बुक प्रॉफिट के बेसिस पे दिया जाता है पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पार्टनर को, तो जितना रेम्यूनरेशन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देती है, जितना अलाउ होता है पार्टनरशिप फर्म को, उतना ही पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल भी होता है। मतलब मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन दे दी 3 लाख रुपया, जबकि लिमिट के हिसाब से 2.5 लाख ही मिलना चाहिए था, तो पार्टनर को भले 3 लाख रुपए की रेम्यूनरेशन मिली हो, टैक्सेबल कितना होगा पार्टनर के हाथ में, 2.5 लाख रुपए ही तो होगा। अगर आपको ये सब याद नहीं आ रहा है तो वापस से पीजीबीपी में जाना पड़ेगा राइट। तो वर्किंग पार्टनर का इनकम कंप्यूट हो ही नहीं सकता जब तक फर्म की ऑडिट नहीं होती, क्योंकि फर्म के बुक प्रॉफिट के बेसिस पे ही रेम्यूनरेशन मिल रही है वर्किंग पार्टनर को। तो इसलिए वर्किंग पार्टनर को जो रिटर्न जमा करने की डेट है वो इनके लिए बढ़ा दी गई है। अब आप कहेंगे नॉन वर्किंग पार्टनर के लिए क्यों नहीं? ध्यान से सुनिए, अगर आप वर्किंग पार्टनर नहीं है तो आपको क्या मिल रहा होगा? एक पार्टनर को मिलता ही क्या है? एक पार्टनर को क्या मिलता है? एक तो मिलता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, दूसरा होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और तीसरा होता है रेम्यूनरेशन। शेयर ऑफ प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है पार्टनर के हाथ में, तो इसलिए पार्टनर से फर्म की इनकम से कोई मतलब ही नहीं है, जो भी आएगा वो एग्जेम्प्ट है, कोई मतलब ही नहीं है शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें तो 12% की लिमिट है, इससे फर्म के प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, 12% तक का इंटरेस्ट अलाउड है।
फर्म का प्रॉफिट कितना इससे मतलब ही नहीं है। फर्म के प्रॉफिट से रेम्यूनरेशन डिसाइड होता है और रेम्यूनरेशन सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर को मिलता है, इसलिए वर्किंग पार्टनर को भी ज्यादा समय मिल रहा है। ठीक है, तो वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म को समय ज्यादा मिलेगा। बाकी नॉन ऑडिट केस में, क्योंकि वर्किंग पार्टनर तो ही ना ऑडिट करा रहा होगा, तो फर्म ना ऑडिट करा रही होगी, तो फर्म का 31 अक्टूबर है, लेकिन वर्किंग पार्टनर का भी 31 अक्टूबर हो जाएगा। नॉन ऑडिट वाले केस में बाकी में 31 जुलाई ही है। ठीक है, पढ़ाएं आपको यहां से। ये तो सेक्शन 139(1) दो चीजें बताता है। तो 139(1) ये भी बताता है किसको रिटर्न फाइल करनी है, एंड एक चीज और बताता है कि व्हाट इज द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, रिटर्न ऑफ इनकम कब तक जमा कर देनी है। तो डिफरेंट सिचुएशन एंड ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न। वेदर एसएससी इज अ कंपनी, अगर आप एक कंपनी है तो कंपनी की ऑडिट ना मैंडेटरी होती है अंडर कंपनीज एक्ट। तो भले इनकम टैक्स में ऑडिट ना भी हो रही हो तो भी कंपनीज एक्ट में तो ऑडिट हुई होगी इसकी। ठीक है, तो यहां ऑडिट का मतलब एनी लॉ है, ऑडिट का मतलब इनकम टैक्स में नहीं, एनी लॉ, किसी भी कानून के तहत अगर ऑडिट हो रही है तो आपका डेट हो जाता है 31 अक्टूबर, तो इसलिए 31 अक्टूबर है। फिर वेयर अ पर्सन इज अ पर्सन अदर देन कंपनी, अगर अदर देन आप कंपनी है, कंपनी को एकदम अलग से हम बोल दिए क्योंकि कंपनी का अगर इनकम टैक्स में ऑडिट नहीं, अच्छा यहां हमने बोला कि कंपनी जिसकी ऑडिट हो रही हो, नहीं, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, इनकम टैक्स में ऑडिट टर्नओवर बेस्ड होती है, लेकिन कंपनीज एक्ट कहता है कि कंपनी की मैंडेटरी ऑडिट होगी। तो भले इनकम टैक्स के हिसाब से ऑडिट ना हो रही हो, लेकिन कंपनीज एक्ट के हिसाब से तो ऑडिट होगी ही एक कंपनी की, क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो मैंडेटरी है फॉर एवरी कंपनी। और इसीलिए यहां पे सीधे सीधे लिखा हुआ है कंपनी के लिए 31 अक्टूबर है, वहां ये नहीं बोल रहा ऑडिट हुई है तो, क्योंकि अरे वहां तो ऑडिट होगी ही होगी। बाकी के लिए where the SSC is a person other than company के लिए, in case where accounts of the SSC are required to be audited under any law, अगर आपका किसी भी कानून के तहत ऑडिट होनी है अदर देन कंपनी हो, चाहे इनकम टैक्स में ही होनी है, तो 31 अक्टूबर डेट है। वेयर द एसएससी इज अ पार्टनर इन अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर एनी लॉ, आप एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर हो और उस पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट होनी है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये पार्टनरशिप फर्म की ऑडिट होनी ही नहीं है? अरे बिल्कुल हो सकता है, उसका टर्नओवर बहुत कम है तो फर्म की ऑडिट नहीं हो रही है। तो फर्म की अगर ऑडिट नहीं हो रही है तो फर्म का डेट भी 31 जुलाई होगा और उसके वर्किंग पार्टनर का डेट भी 31 जुलाई होगा। तब मत कह दीजिएगा 31 अक्टूबर है। एक्चुअली अगर फर्म की ऑडिट हो रही है तो फर्म की डेट 31 अक्टूबर होगी, तो उसके वर्किंग पार्टनर की भी डेट 31 अक्टूबर हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहां कह रहा है कि अगर आप कोई भी एसएससी अदर देन कंपनी, तो आपकी ऑडिट होनी है तो 31 अक्टूबर, और अगर आप एक ऐसे फर्म के पार्टनर हो जिस फर्म की ऑडिट होनी है, आप ऐसे फर्म के वर्किंग पार्टनर हो जिस फर्म की ऑडिट होनी है, तो आपको भी 31 अक्टूबर का डेट मिलेगा। ठीक है, अब ये तीसरा क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। SSC required to file transfer pricing report under section 92E pertaining to international transaction, उनकी डेट होती है नवंबर 30। हालांकि आपको इससे मतलब है नहीं, ठीक है, बस ऐसे ही बता दे रहे हैं, बस सुन लो, मतलब नहीं है। जो कंपनियां इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब विदेश से माल खरीदती हैं या विदेश में माल बेचती हैं, तो उनको एक रिपोर्ट जमा करनी होती है अलग से, ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट। ठीक है, जो भी कंपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर रही होगी वो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करती है। ठीक है, ये ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट कौन बनाता है? ये भी सीए बनाता है। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ये रिपोर्ट बनाता है। और इस रिपोर्ट में क्या लिखता है कि ये कंपनी किसी भी तरीके से इंडिया के टैक्स बेस को इरोड नहीं कर रही है, इंडिया का टैक्स कम नहीं कर रही है। मतलब कहीं वो अपनी खरीद की बिलिंग को या सेल की बिलिंग को कहीं वो इस तरीके से एडजस्ट तो नहीं कर रही है जिससे इंडिया में टैक्स कम हो रहा हो। ठीक है, आप ज्यादा फोकस मत कीजिए, ठीक है, आपको बस ये रटना है डेट, इतना ही आपको समझना है, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं है। तो बस अभी याद कीजिए कि अगर एक कंपनी ऐसी है जिसको जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करती है तो वो ना टीपीआर उसको सबमिट करना होता है। ठीक है, तो जो भी कंपनियां टीपीआर सबमिट करती हैं उनको समय लग जाएगा सीए से टीपीआर वीपीआर बनवाने में, फिर उसके बाद ही वो रिटर्न जमा कर पाती है, तो इसलिए उसको समय और थोड़ा सा ज्यादा दे रहे हैं, 30 नवंबर दे रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा, बस रट लेना है।
कि वो कंपनी जो टीपीआर सबमिट करती है उसको 30 नवंबर तक का समय है, जो ऑडिट कराते हैं उनको 31 अक्टूबर तक का है, जो टीपीआर वाले हैं, और टीपीआर कौन होगा, जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करता होगा वही टीपीआर फाइल करता होगा, ठीक है। तो जो लोग भी टीपीआर फाइल करते हैं उनके लिए डेट 30 नवंबर तक की है, और बाकी सब के लिए 31 जुलाई है। अच्छा, आपके एग्जाम के लिए सिर्फ 2 ही डेट इंपॉर्टेंट है, 31 अक्टूबर, 31 जुलाई। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वाली कंपनी जो टीपीआर फाइल करती है, ये सब डेट आपसे पूछने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी 139(1) में है, मैंने आपको बता दिया। चलिए अब ये नोट पढ़िए, वेयर द लास्ट डे ऑफ फाइलिंग रिटर्न इज अ डे ऑन विच ऑफिस इज क्लोज्ड। अगर जिस दिन लास्ट डे है रिटर्न फाइलिंग का, उस दिन ऑफिस क्लोज है। कौन सी ऑफिस? आपकी ऑफिस नहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात हो रही है। ऑफिस का मतलब है यहां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद है। जैसे 31 जुलाई को आपके रिटर्न की लास्ट डेट है, ठीक है, और 31 जुलाई को डिपार्टमेंट बंद है, कोई सरकारी छुट्टी आ गई, कुछ भी ये सब हो गया, द एसएससी कैन फाइल द रिटर्न ऑन द नेक्स्ट डे आफ्टरवर्ड ऑन विच द ऑफिस इज ओपन। तो जब भी नेक्स्ट डे ऑफिस ओपन है उस दिन एसएससी फाइल कर सकता है अपनी रिटर्न, एंड इन सच केसेस द रिटर्न विल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन फाइल्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो वो रिटर्न टाइम लिमिट के अंदर फाइल हुई है यही माना जाएगा, लेट नहीं माना जाएगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, अगर 31 जुलाई को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद था और 1 अगस्त को खुला था, आप 1 अगस्त को गए और रिटर्न जमा कर दिए, तो आपकी रिटर्न समय पे जमा हुई है ये मानी जाएगी, क्योंकि भाई डिपार्टमेंट ही बंद था, ठीक है। आगे बात करते हैं, 31 जुलाई को डिपार्टमेंट बंद था, 1 अगस्त को भी बंद था, 2 अगस्त को भी बंद था। 31 जुलाई को बंद था, लास्ट डे वाले दिन बंद था, 1 अगस्त 2 अगस्त सब बंद था, 3 दिन लगातार छुट्टी हो गई। 3 अगस्त को डिपार्टमेंट खुलता है, आप जाते हो 3 अगस्त को जमा कर देते हो रिटर्न, तो आपकी रिटर्न समय पे जमा हुई है यही मानी जाएगी, लेट नहीं मानी जाएगी इसे। दूसरी बात, ये सारी बातों का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 99% केसेस में आज रिटर्न ऑनलाइन जमा करना मैंडेटरी है। सिर्फ 1 ही % केस होगा जहां पे रिटर्न आप डिपार्टमेंट में जाके जमा करोगे। तो 99% केसेस में रिटर्न ऑनलाइन जमा करनी है, इसलिए ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं है। वहां पे ऑफिस क्लोज से भी कोई मतलब नहीं होता, आपको ऑनलाइन जमा करना है, इंटरनेट से जमा करना है, करिए ना जमा। 31 जुलाई को भी इंटरनेट तो चलता ही है ना। राइट। दूसरी बात, जब से मोदी जी की सरकार आई है, ठीक है, जब से मोदी जी की सरकार आई है आज तक, अभी तक 2014 से लेके आज तक कभी भी 31 जुलाई जो भी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम होती है उस दिन कभी भी डिपार्टमेंट बंद हुआ ही नहीं है। देखिए एक बात तो है, पहले बात बिना बात की छुट्टियां होती थी, आज जरूरत पे भी छुट्टी नहीं होती है। ये सब डेट को इतना क्रूशियल माना जाता है, डिपार्टमेंट खुलता है उस दिन, अगर कोई छुट्टी भी आ रही होगी तो भी डिपार्टमेंट खुलवा दिया जाता है। तो लोग काम कर रहे हैं, देखिए ये सरकार काम करवा रही है, राइट। तो ये भी आप समझिए। तो मैं इस नोट को पूरी तरीके से रिडंडेंट बोलता हूं, रीजन बीइंग कि पहली बात तो जब से मोदी जी की सरकार आई है मैंने कभी डिपार्टमेंट बंद देखा ही नहीं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न पे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका वैसे भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि 99% ऑफ द केसेस में रिटर्न जो फाइल हो रही है वो ऑनलाइन फाइल हो रही है, तो डिपार्टमेंट के बंद होने से खुले होने से कोई मतलब ही नहीं है। बट स्टिल यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग, राइट। तो दिस वाज सेक्शन 139(1). अब हम देखेंगे सेक्शन 139(1)(a). सेक्शन के साथ याद करना है, सेक्शन 139(1). अब है सेक्शन 139(1)(a). क्या है ये? सैलरीड एम्प्लॉय टू फर्निश रिटर्न थ्रू देयर एम्प्लॉयर। अगर आप नौकरी पेशा आदमी हो, आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, तो आप अपनी रिटर्न खुद जमा करने की बजाय अपने एम्प्लॉयर के थ्रू रिटर्न जमा कर सकते हो। लेकिन ये सुविधा सभी कंपनियों में नहीं है, मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर किसी कंपनी में ना 50 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक सीडी देता है जिसमें सॉफ्टवेयर होता है, वो इंप्लॉयर को देता है, कहता है इंप्लॉयर ये ले जाइए और इसमें अपने सारी इंप्लॉय की इनकम जितनी है वो फीड करा दीजिए और ये सीडी वापस से जमा कर दीजिए, तो आपके जितने इंप्लॉय हैं सबकी रिटर्न जमा हो गई है मान ली जाएगी। मतलब इंप्लॉय को अपनी रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं है, वो इंप्लॉयर के थ्रू रिटर्न जमा कर सकता है। ये क्या है? सेक्शन 139(1)(a). और ये कैसे होता है मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट से आपको सॉफ्टवेयर मिल जाता है, उस सॉफ्टवेयर में सभी इंप्लॉय के डाटा को फीड कर दिया जाता है, डिपार्टमेंट में जमा कर देती है कंपनी, तो सबकी रिटर्न फाइल हो जाती है। प्रैक्टिकली रिडंडेंट है, ये बात समझिएगा। कोई भी इंप्लॉयर टेंशन क्यों लेगा इंप्लॉय के रिटर्न की? बताइए, मेरे यहां 100 आदमी काम करते हैं, मैं सबकी रिटर्न क्यों भरूंगा? जो कमा रहा है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरे, राइट। कोई कंपनी नहीं करती ये सब, कोई कंपनी नहीं करती।
इनकम टैक्स में ये प्रोविजन है, इसलिए आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी अगर कंपनी चाहे तो कर सकती है, बट मैंने आपको बताया प्रैक्टिकली कोई भी कंपनी ये सब नहीं कर रही है। कोई भी टेंशन नहीं लेगा एम्प्लॉय की रिटर्न, भले एम्प्लॉयर क्यों जमा करने लगेगा, क्यों हमारे पास 100 एम्प्लॉय है तो हम बैठ के उसकी रिटर्न फाइल करें, राइट। नेक्स्ट देखिएगा 139(1)(b), ऑप्शन टू फाइल रिटर्न थ्रू कंप्यूटर रिडीमेबल मीडिया CD फ्लॉपी। आप कंप्यूटर रिडीमेबल मीडिया के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। क्या मतलब है इसका? देखिए रिटर्न फाइल करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है ई रिटर्न, दूसरा होता है फिजिकल रिटर्न। पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में दो कहना वैसे तो गलत है, रीजन बीइंग कि 99% केसेस में ई रिटर्न मैंडेटरी है। 99% केसेस में ई रिटर्न मैंडेटरी है, यानी मोटा मोटी रिटर्न ई रिटर्न ही जमा हो रहा है। लेकिन स्टिल देयर आर सम ऑप्शंस कि आप फिजिकल रिटर्न भी जमा कर सकते हैं, ठीक है। ई रिटर्न का मतलब क्या हो गया? ऑनलाइन जमा करते हैं आप रिटर्न, ठीक है। इंटरनेट के जरिए आप सबमिट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं फाइल वेबसाइट पे। फिजिकल रिटर्न का मतलब क्या हो गया? आप पेपर रिटर्न जमा कर सकते हैं। आप अपनी रिटर्न पेपर पे प्रिंट आउट, मतलब रिटर्न बनाइए, पेपर पे प्रिंट कीजिए, जमा कर दीजिए। वही रिटर्न बनाइए, पेन ड्राइव में कॉपी कीजिए, जमा कर दीजिए। CD में कॉपी कीजिए, जमा कर दीजिए। फ्लॉपी में कॉपी कीजिए। फ्लॉपी तो आप बच्चे देखे भी नहीं होंगे, फ्लॉपी के जमाने के बाद तो आप पैदा हुए हो, ठीक है। गूगल पे लिखना फ्लॉपी तो समझ में आ जाएगा। पहले एक डिवाइस आती थी, इतनी स्क्वायर सी होती थी, इस तरीके की, ठीक है। उसको CPU में लगाते थे और उसमें कॉपी होता था डाटा, ठीक है। फिर फ्लॉपी का जमाना गया तो उसके बाद CD का जमाना आया, फिर CD का जमाना गया तो उसके बाद DVD का जमाना आया, ठीक है। फिर DVD के बाद पेन ड्राइव का जमाना आया। तो आप बच्चे तो पता नहीं CD भी देखे होंगे कि नहीं, मुझे तो डाउट हो रहा है। DVD तो देखे होंगे लेकिन CD नहीं देखोगे, हमें लग रहा है, या शायद देखे भी हो, बट मुझे नहीं लगता आप CD भी देखे होंगे। DVD देखे होंगे आप, और फिर पेन ड्राइव देखे होंगे। तो ये क्या बोल रहा है? 139(1)(b) क्या है? ऑप्शन टू फाइल रिटर्न थ्रू कंप्यूटर रिडीमेबल मीडिया। आप कंप्यूटर रिडीमेबल मीडिया से भी रिटर्न फाइल कर सकते हो, यानी आप इससे भी रिटर्न फाइल कर सकते हो इन केस यू आर अलाउड टू फाइल रिटर्न फिजिकली। इसकी बात कर रहा है, मतलब अगर आपको फिजिकल रिटर्न पे जमा करने की अथॉरिटी है, मतलब इफ यू आर अलाउड एज पर लॉ टू फाइल फिजिकल रिटर्न, तो आप कंप्यूटर रिडीमेबल मीडिया में भी कर सकते हो। इट वांट्स टू से कि पेपर रिटर्न का ये एक सब्स्टिट्यूट है, इट्स एन सब्स्टिट्यूट ऑफ पेपर रिटर्न। अंडरस्टूड एवरीवन? सो इन केस यू आर रिक्वायर्ड टू फाइल ई रिटर्न, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि देखिए भाई सेक्शन 139(1)(b) में लिखा हुआ है यू हैव एन ऑप्शन टू फाइल रिटर्न थ्रू कंप्यूटर रिडीमेबल मीडिया। यू हैव ऑप्शन टू फाइल इन कंप्यूटर रिडीमेबल मीडिया जब आप अलाउड हैं फिजिकल रिटर्न के लिए। सो इट वांट्स, ये कहना क्या चाहता है? इट्स सब्स्टिट्यूट ऑफ पेपर रिटर्न, पेपर रिटर्न का ये सब्स्टिट्यूट है, राइट। सेक्शन 139(1)(c), exempted from filing return, exempted from filing return। सेक्शन 139(1)(c) में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने से एग्जेम्प्ट कर सकती है। एक कैटेगरी ऑफ पर्सन को कह सकती है भाई आप रिटर्न मत जमा करिए, चलेगा। For reducing the compliance burden of small taxpayer, the central government has been empowered to notify the class or classes of person who will be exempted from the requirement of filing return of income subject to satisfying prescribed condition। तो ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट किसी कैटेगरी ऑफ पर्संस को चाहती है कि भाई इनसे रिटर्न ना फाइल कराया जाए, तो 139(1)(c) में ये पावर गवर्नमेंट को दिया गया है। तो देखिए जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तब से ये पावर तो यूज नहीं हुआ है मेरी नॉलेज में, ठीक है। प्रायर टू दैट कांग्रेस टाइम में ये वाला पावर यूज हो रहा था, तो मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके भी दिमाग में रहे कि इसका यूज क्या होता है इस सेक्शन का 139(1)(c) का। उस समय एक प्रोविजन था कि अगर आप एक सैलरीड इंप्लॉय हो और आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है और आपकी सैलरी पे TDS कटा है और आपको बैंक इंटरेस्ट के अलावा और कोई इनकम नहीं आती, पूरी बात सुनिए, पूरी कंडीशन क्या थी कि आप एक सैलरीड इंप्लॉय हो, ठीक है, आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक की है, आपकी सैलरी पे पूरा TDS कटा हुआ है और सैलरी के अलावा बैंक इंटरेस्ट के अलावा दूसरी कोई इनकम आपके पास आती नहीं है, तो आप अपनी रिटर्न मत जमा करिए, चलेगा।
क्योंकि सरकार समझ रही है भाई टीडीएस से पूरा टैक्स वैक्स तो जमा हो ही गया है, इसका इंटरेस्ट के अलावा कोई इनकम है नहीं, और इंटरेस्ट पे टीडीएस वैसे ही बैंक भी काट ही लेती है। तो गवर्नमेंट को लगा क्या इनसे रिटर्न फाइल कराया जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है टैक्स बने, हो सकता है ना भी बने, हो सकता है इसका रिफंड ही बन रहा हो। तो गवर्नमेंट ने कंप्लायंस बर्डन रिड्यूस कर दिया, भाई आपकी मर्जी है तो कर लो, नहीं तो ऐसे ही यू आर एग्जेम्प्टेड, यू नीड नॉट फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम। ठीक है, तो इस तरीके से गवर्नमेंट इस प्रोविजन को यूज कर सकती, इस सेक्शन को यूज कर सकती है किसी को भी एग्जेम्प्ट करने के लिए रिटर्न फाइलिंग से, राइट। तो फिलहाल में ये सेक्शन यूज नहीं हो रहा है। तो मैंने कुछ सेक्शन तो आपको रिडंडेंट वाली बात बता दी। 139(1)(a) मैंने कहा कि भाई कोई भी इंप्लॉयर के थ्रू जमा नहीं हो रहा है, क्योंकि इंप्लॉयर करता ही नहीं, ये सब टेंशन क्यों लेगा इंप्लॉयर। 139(1)(b) कोई भी फ्लॉपी सीडी पेन ड्राइव में रिटर्न नहीं देता है, राइट। सब कोई रिटर्न कैसे जमा कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, राइट। नॉट इवन 99%, इट इज 99.99% ई रिटर्न जमा हो रही है। जिनके पास फिजिकल का पावर भी है, मतलब अथॉरिटी है फिजिकल करने का, वो भी ऑनलाइन ही कर देते हैं, राइट। तो पता है हम क्या कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 100% रिटर्न इज एन ई रिटर्न। एंड जो नहीं भी कर रहे हैं वो पेपर में ले जाके डिपार्टमेंट जमा करते हैं, दे डू नॉट डू इट इन पेन ड्राइव सीडी वीडी। तो ये भी रिडंडेंट है। 139(1)(c) ये तो पावर गवर्नमेंट यूज करती है, फिलहाल गवर्नमेंट यूज कर ही नहीं रही है इसके पावर को। कोई भी नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन एग्जेम्प्टेड नहीं है फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, सो दिस सेक्शन इज इवन रिडंडेंट एज ऑन डेट। ठीक है, तो हम लोग ने सेक्शन 139(1), 1A, 1B एंड 1C आज की क्लास में कंप्लीट किया। आगे के प्रोविजन देखेंगे अगली क्लास में। विल स्टॉप हियर।